इस लेक्चर में हम छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को सीजीपीएससी के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ये डिस्कशन इकोनॉमी के फाउंडेशन से शुरू होगा और धीरे धीरे डेवलपमेंट और सोशल इंडिकेटर्स तक जाएगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, किसी भी जगह की इकोनॉमी को अगर समझना है ना, तो सबसे पहले उसकी ज़मीन, उसके इतिहास को जानना पड़ता है। यही तो वो बुनियाद है जिस पर पूरी आर्थिक इमारत खड़ी होती है। अगर हम इतिहास में झांकें तो इस पूरे इलाके को दक्षिण कोसल कहा जाता था और आज का जो नाम है छत्तीसगढ़, इसका मतलब है 36 किले। और हाँ, एक अलग राज्य के तौर पर ये 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की, जो कि बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। इसका कुल एरिया करीब 1,35,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरे भारत का लगभग 4.1% है। और सबसे खास बात यह है कि इसकी सीमाएं 7 राज्यों से मिलती हैं। सोचिए, ये इसे ट्रेड और इकोनॉमिक कनेक्शंस के लिए कितना अहम बना देता है। आबादी की बात करें तो मार्च 2025 तक का अनुमान है करीब 3.08 करोड़। अब ये नंबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि राज्य के पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो लोग हैं, उनके बीच का संतुलन कैसा है। अच्छा, किसी भी इलाके की जान होती है उसकी नदियाँ, और छत्तीसगढ़ की जीवन रेखाएं हैं यहाँ की 4 बड़ी नदियाँ: महानदी, गोदावरी, नर्मदा और गंगा। ये नदियाँ सिर्फ खेती और सिंचाई के लिए पानी नहीं देती, बल्कि इन्होंने ही तय किया है कि लोग कहाँ बसेंगे, गांव शहर कहाँ बनेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब सवाल ये है कि इस इकोनॉमी को नापे कैसे। इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, और सबसे पहला और सबसे ज़रूरी टूल है जीएसडीपी। तो जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो ये 1 साल के अंदर किसी भी राज्य की सीमाओं के भीतर बनी सभी चीज़ों और दी गई सभी सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू है। आप इसे राज्य की इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे देश के लिए जीडीपी होता है। अब जीएसडीपी को 2 तरह से नापा जाता है, और ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। पहला है कांस्टेंट प्राइसेस पर। इसमें हम एक बेस ईयर की कीमतें फिक्स कर देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि असल में प्रोडक्शन कितना बढ़ा या घटा, महंगाई का असर हटाकर। दूसरा है करंट प्राइसेस पर। इसमें हम उसी साल की कीमतों का इस्तेमाल करते हैं। ये बजट बनाने और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें महंगाई भी शामिल होती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि इकोनॉमी को मापना कैसे है, तो चलिए एक एक करके इसके सेक्टर्स को देखते हैं। और शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सेक्टर से, एग्रीकल्चर यानी कृषि से। तो अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस पर देखें तो एग्रीकल्चर और इससे जुड़े हुए सेक्टर्स का इकोनॉमी में हिस्सा है 16.80%, मतलब लगभग 17%। ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब ये जो ग्राफ है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताता है। इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली, ये जो नीली लाइन है, ये दिखा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर 5.38% की एक अच्छी और स्थिर रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी में इसका कुल हिस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो सवाल उठता है, क्या हिस्सेदारी का कम होना एक बुरी बात है? बिल्कुल नहीं। असल में ये एक अच्छी इकोनॉमी का संकेत है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी अब सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं है। और ये मत भूलिए, जीएसडीपी में हिस्सा भले ही कम हुआ हो, लेकिन आज भी राज्य की ज्यादातर आबादी की रोजी रोटी खेती से ही चलती है। और वो जो ग्रोथ है, वो दिखाती है कि ये सेक्टर कितना मजबूत है। चलिए, एग्रीकल्चर के बाद अब उस सेक्टर पर आते हैं जो छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का असली इंजन है, और वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की बात कहें तो ये छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का हैवी वेट चैंपियन है। जीएसडीपी में इसका योगदान देखिए, 47.90%, यानी लगभग आधा। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये सेक्टर कितना डोमिनेंट है। और ये ग्राफ इस बात को और पुख्ता करता है। ये जो भूरी लाइन है, ये इंडस्ट्री सेक्टर की है। ये न सिर्फ सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, बल्कि 6.92% की ज़बरदस्त ग्रोथ भी दिखा रहा है। तो ये साफ है कि इंडस्ट्री ही स्टेट की इकोनॉमी को आगे खींच रही है। अब सवाल ये है कि इंडस्ट्री इतनी हावी क्यों है? इसका जवाब छत्तीसगढ़ की ज़मीन में ही छिपा है। यहाँ कोयला, लौह अयस्क जैसे मिनरल्स का भंडार है। ये एक बड़ा पावर जनरेटिंग स्टेट भी है, और इन्हीं वजहों से इंडस्ट्री सेक्टर राज्य सरकार के लिए रेवेन्यू यानी कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। तो हमने एग्रीकल्चर देख लिया, इंडस्ट्री देख ली। अब आते हैं इकोनॉमी के तीसरे और बहुत ही अहम हिस्से पर, सर्विसेज सेक्टर। और ये सेक्टर हमें बताता है कि इकोनॉमी कितनी मॉडर्न हो रही है। सर्विसेज सेक्टर का जीएसडीपी में योगदान है 35.30%, लगभग 35%। तो ये इंडस्ट्री के बाद इकोनॉमी का दूसरा सबसे बड़ा पिलर है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ध्यान देने वाली बात है, वो है इसकी ग्रोथ रेट। ये जो ग्रे लाइन है, ये सर्विसेज की है,
और इसकी ग्रोथ रेट है 8.54%। ये एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों से तेज है और यही वो चीज़ है जो हमें बताती है कि इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है। तो ये तेज ग्रोथ हमें क्या बताती है? ये बताती है कि इकोनॉमी मैच्योर हो रही है। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रेड जैसी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ रही है। एक मजबूत सर्विस सेक्टर इकोनॉमी को एक अच्छा बैलेंस देता है, ताकि वो सिर्फ इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर पर ही टिकी ना रहे। ठीक है, तो हमने इकोनॉमी के तीनों बड़े हिस्सों को समझ लिया। अब आखिर में ये देखते हैं कि सरकार इस पूरी इकोनॉमी को अपने फाइनेंस यानी अपने पैसों से कैसे मैनेज करती है। ये टेबल बहुत काम की है। ये हमें फिर से कांस्टेंट और करंट प्राइसेस का फर्क दिखाती है। देखिए, कांस्टेंट प्राइसेस पर एग्रीकल्चर का हिस्सा 16.80% था, लेकिन करंट प्राइसेस पर ये 20.07% हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कृषि उत्पादों की बढ़ी हुई कीमतें भी जुड़ गई हैं। अब एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर की बात करते हैं, रेवेन्यू सरप्लस। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार की आमदनी उसके रोजमर्रा के खर्चों से ज्यादा है। ये एक अच्छी फाइनेंशियल हेल्थ का संकेत है। और 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ ने 1059.99 करोड़ रुपए के सरप्लस का अनुमान लगाया है, जो कि काफी अच्छा है। तो सरकार की ये आमदनी आती कहाँ से है? इसका सबसे बड़ा हिस्सा करीब 58% आता है टैक्स से, और इस टैक्स कलेक्शन में SGST और IGST जैसे सिस्टम बहुत अहम रोल निभाते हैं। यहाँ तक हमने छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क समझा, ज्योग्राफी से लेकर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन और फिस्कल स्ट्रक्चर तक। तो पिछले पार्ट में हमने छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, GSDP, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन और फिस्कल हेल्थ को समझा था, है ना? अब उसी फाउंडेशन के ऊपर आइए देखते हैं कि ये इकोनॉमी ज़मीन पर, ग्राउंड लेवल पर आखिर काम कैसे करती है, एग्रीकल्चर से लेकर फॉरेस्ट, माइनिंग, सोशल सेक्टर और SDG तक। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। शुरुआत करेंगे एग्रीकल्चर से, जो कि स्टेट की जान है। फिर हम देखेंगे इसकी नेचुरल वेल्थ को, इसके बाद इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर नजर डालेंगे, और आखिर में सोशल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर स्टेट की प्रोग्रेस को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, एग्रीकल्चर। देखिए, इसे सिर्फ GDP का एक नंबर समझने की गलती मत कीजिएगा। ये स्टेट की लगभग 70% आबादी की रोजी रोटी है। इसलिए हम कहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की असली रीढ़ की हड्डी है। और जब भी छत्तीसगढ़ में खेती बाड़ी की बात होती है तो सबसे पहले क्या दिमाग में आता है? धान, बिल्कुल। और यही वजह है कि इस स्टेट को धान का कटोरा यानी द राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ धान सिर्फ एक फसल नहीं है, ये कल्चर का, इकोनॉमी का एक अटूट हिस्सा है। तो सरकार यह कैसे सुनिश्चित करती है कि किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम मिले? इसके लिए एक पूरा सिस्टम काम करता है, जिसे हम MSP कहते हैं। साल 2024-25 के लिए कॉमन धान का रेट है 2,300 रुपये और ग्रेड ए धान का 2,320 रुपये प्रति क्विंटल। और ये सिर्फ कागजी दाम ना रह जाए, इसके लिए पूरे स्टेट में 2,739 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। तो सवाल यह है कि इस MSP पॉलिसी का असर क्या पड़ता है? इसके 3 बड़े इम्पैक्ट हैं। सबसे पहला आसान सा, किसानों की इनकम सीधे सीधे बढ़ जाती है। दूसरा, जब गांव के लोगों के हाथ में पैसा आता है तो वो खर्च करते हैं, जिससे रूरल डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमी का पहिया घूमता है। लेकिन एक तीसरा पहलू भी है जिसे समझना जरूरी है। इतने बड़े स्केल पर खरीद करने से स्टेट के खजाने पर भी काफी प्रेशर पड़ता है। ये एक बड़ी इकोनॉमिक चुनौती है। अब खेती से जुड़ी एक बहुत बड़ी चुनौती पर नजर डालते हैं, सिंचाई या इरिगेशन। देखिए, स्टेट ने कागजों पर 21.76 लाख हेक्टेयर की इरिगेशन कैपेसिटी बना तो दी है, लेकिन इस्तेमाल कितना हो रहा है? सिर्फ 39.27%। इसका मतलब समझते हैं? हमने नहरें बना दी, सिस्टम खड़ा कर दिया, लेकिन पानी हर खेत तक पहुंच नहीं रहा। ये जो क्रिएटेड और यूटिलाइज पोटेंशियल के बीच का गैप है ना, ये एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। और इससे एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है, क्या लंबे समय तक सिर्फ धान पर इतना ज्यादा डिपेंड रहना आर्थिक और पर्यावरण की दृष्टि से ठीक है, सस्टेनेबल है? क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी को देखते हुए ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है शायद नहीं। और इसीलिए अब फोकस शिफ्ट हो रहा है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर, यानी मिलेट्स, मक्का, दाल जैसी दूसरी फसलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। चले अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के खजाने में और क्या क्या है। यहां हम बात करेंगे स्टेट की नेचुरल वेल्थ की, उसके जंगल और उसके मिनरल्स जो एक बहुत बड़ी आबादी का पेट पालते हैं। ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, ये एक ऐसा फैक्ट बताती है जो शायद आपको हैरान कर दे। पूरे देश में जितना भी माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी लघु वनोपज इकट्ठा होता है, उसका 70%, जी हाँ 70%, अकेले छत्तीसगढ़ से आता है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि जंगल यहाँ की ट्राइबल इकोनॉमी और उनकी रोजी रोटी के लिए कितने जरूरी हैं।
इस इकोनॉमी का स्केल कितना बड़ा है इसे समझने के लिए बस एक एग्जाम्पल देखिए। ये जो नंबर है 1,73,448 करोड़ रुपए, ये सिर्फ और सिर्फ तेंदुपत्ता के प्रोडक्शन की वैल्यू है। सोचिए, सिर्फ एक वनोपज से इतनी बड़ी इकोनॉमी चलती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी कितनी विशाल और कितनी इंपॉर्टेंट है। जंगल तो है ही, लेकिन छत्तीसगढ़ की जमीन के नीचे भी अनमोल खजाना है। ये स्लाइड देखिए। टिन प्रोडक्शन में देश में नंबर 1, कोयला और लौह अयस्क में नंबर 2। इन मिनरल्स से जो रेवेन्यू आता है वो स्टेट के बजट के लिए उसकी लाइफलाइन की तरह है। तो अब सेक्शन 3 में हम इन दोनों चीजों को जोड़ेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इन नेचुरल रिसोर्सेज पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की नींव रखी जा रही है और इस डेवलपमेंट को सपोर्ट करने के लिए आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जरूरी क्यों है। देखिए, कोई भी इंडस्ट्री बिना बिजली के नहीं चल सकती। ये टाइमलाइन स्टेट की पावर जनरेशन जर्नी को दिखाती है। जब स्टेट बना नवंबर 2000 में कैपेसिटी थी 1360 मेगावाट। आज ये बढ़कर 2978.70 मेगावाट हो गई है। ये जो ग्रोथ है ना, ये सीधे सीधे दिखाती है कि स्टेट में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए कितनी कैपेसिटी तैयार की गई है। अब इस ग्रोथ को एक डायरेक्शन देने के लिए एक रोड मैप चाहिए, है ना। वही रोड मैप है नई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी 2024-30। इस पॉलिसी के 2 मेन पिलर्स हैं। एक, ऐसी टेक्नोलॉजी जो सस्टेनेबल हो, और दूसरा, ऐसी इंडस्ट्रीज जो हमारे अपने रिसोर्सेज पर बेस्ड हों। मूल मंत्र है एक मजबूत और मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना। तो अब तक हमने इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स की बात की, खेती, जंगल, इंडस्ट्री, लेकिन इस सब का आम आदमी पर, लोगों पर क्या असर हो रहा है? सेक्शन 4 में हम इसी सोशल डेवलपमेंट की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। इस डायरेक्शन में एक बहुत चर्चित स्कीम है महतारी वंदन योजना। इसके इम्पैक्ट को हम 3 लेवल पर समझ सकते हैं। पहला, ये महिलाओं को डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प देती है, उनके हाथ में पैसा देती है। दूसरा, जब हाथ में पैसा होता है तो घर के फाइनेंशियल डिसीजंस में उनकी भागीदारी बढ़ती है। और तीसरा, ये सब मिलाकर विमेन एम्पावरमेंट की तरफ एक अहम कदम है। विमेन एम्पावरमेंट की बात को एक और जमीनी आंकड़े से देखते हैं। ये नंबर देखिए, 54%। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2023-24 में मनरेगा जैसी गांव की सबसे बड़ी रोजगार स्कीम में काम करने वालों में से 54% महिलाएं थीं, आधी से भी ज्यादा। तो ये डेटा क्या बताता है? ये साफ साफ बताता है कि छत्तीसगढ़ के रूरल वर्कफोर्स की प्राइमरी ड्राइवर, उसकी मुख्य चालक शक्ति महिलाएं हैं। वो रूरल इकोनॉमी की नींव को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। और ये बेहतरी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। दूसरे सोशल इंडिकेटर्स में भी पॉजिटिव ट्रेंड्स हैं, जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी MMR काफी काम होकर 137 पर आ गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। नोनी सुरक्षा योजना चाइल्ड सेक्स रेशियो को बेहतर बनाने का काम कर रही है। और एजुकेशन में साइकिल और फ्री टेक्स्ट बुक्स जैसी स्कीम्स बच्चों को स्कूल तक लाने में मदद कर रही हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं। हमने इतने सारे अलग अलग पहलुओं को देखा। इन सबको एक साथ नापने का, एक ग्लोबल स्केल पर आकलन करने का तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDG। ये समझिए कि ये स्टेट की ओवरऑल प्रोग्रेस का एक रिपोर्ट कार्ड है। तो इस रिपोर्ट कार्ड में छत्तीसगढ़ का स्कोर क्या है? नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स में स्कोर है 70। अब ये नंबर तो ठीक है, लेकिन इस 70 का आखिर मतलब क्या है? 70 स्कोर करने का मतलब है कि छत्तीसगढ़ अब फ्रंट रनर स्टेट्स की कैटेगरी में आ गया है। ये एक तरह का टैग है जो उन स्टेट्स को मिलता है जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच होता है। और ये इस बात का संकेत है कि स्टेट 2030 के सस्टेनेबल गोल्स को पाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन इस स्कोर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है जिसे समझना जरूरी है। पूरे छत्तीसगढ़ का एक भी जिला एस्पिरेंट कैटेगरी में नहीं है, यानी सबसे नीचे वाली, सबसे कम परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में कोई भी जिला नहीं है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि डेवलपमेंट का एक बेसिक लेवल, एक नींव पूरे स्टेट में फैल चुकी है। कोई भी जिला बहुत ज्यादा पीछे नहीं छूट रहा, और ये इफेक्टिव गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा साइन है। तो अगर हम पार्ट 1 के मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को और पार्ट 2 के इन ग्राउंड लेवल इंडिकेटर्स को जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? एक ऐसे स्टेट की जो सिर्फ रिसोर्सेज से अमीर नहीं है, बल्कि अपने सोशल फाउंडेशन को भी लगातार मजबूत कर रही है। जो CGPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये डेटा, ये एनालिसिस गोल्ड माइन है। आप इन आंकड़ों का इस्तेमाल अपने आंसर्स में करके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सोशल इश्यूज पर अपने आर्ग्यूमेंट्स को और भी सॉलिड बना सकते हैं।